चले फिर स्टार्ट करें। अगेन वेलकम यू फॉर दिस न्यू सेमेस्टर ऑफ सेमेस्टर 2, राइट। एंड इस बार हम लोग जिस सब्जेक्ट के लिए मिल रहे हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नाम है पाइथन प्रोग्रामिंग। अच्छा, पाइथन प्रोग्रामिंग प्योर प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट। वी ऑलरेडी नो इसका ऐसा जैसा कोई थ्योरी एग्जाम है नहीं, बट यस आगे बहुत सारे सब्जेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये पाइथन प्रोग्रामिंग। अदर मैं हमेशा बोलता हूं आपका ब्रांच कोई भी होने दो, इलेक्ट्रॉनिक्स होने दो, एक्सएससी होने दो, कुछ भी होने दो, जॉब तो सबको पता है अंदर की बात सॉफ्टवेयर में ही करना है, राइट ना। तो इवन कंपनीज भी ना, सॉफ्टवेयर कंपनीज भी जॉब देते समय ये नहीं देखती कि आप कंप्यूटर इंजीनियर हो तो यू विल गेट फर्स्ट प्रायोरिटी, नहीं बिल्कुल नहीं। आपका मेन लॉजिक देखते हैं, आपका एनालिटिकल स्किल्स देखते हैं इंटरव्यूज में। तो मेरे हिसाब से तो मैं ब्लंटली बोलूंगा आपका ब्रांच कोई भी होने दो, 3 लैंग्वेजेस तो आपको आने ही चाहिए। एक है सी लैंग्वेज, एक है पाइथन प्रोग्रामिंग, एंड नेक्स्ट वन इज जावा प्रोग्रामिंग। एंड ये मेरा नहीं, यूनिवर्सिटी का भी यही ख्याल है। इसके लिए तीनों लैंग्वेज ना सारे ब्रांच के लिए कॉमन है। तो आपका ब्रांच कोई भी होने दो, सेमेस्टर 2 में वी आर गोइंग टू स्टडी पाइथन प्रोग्रामिंग। पहले ना सेमेस्टर 2 में उन्होंने जावा रखा था, बट उनका भी दिमाग अजीब चलता है तो उन्होंने अभी सेमेस्टर 2 में पाइथन कर दिया, जबकि आइडियली पाइथन जावा के बाद पढ़ना चाहिए। सेमेस्टर 3 में उन्होंने जावा के साथ 2-3 और टेक्नोलॉजी ऐड करके एक नया सब्जेक्ट बनाया, जावा बोलेंगे हम लोग उसको। आप सेमेस्टर 3 में जावा पढ़ोगे। तो इस बार सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, सारी चीजें हम लोग पाइथन के अंदर पढ़ने वाले हैं। मेरे सब्जेक्ट का नाम भी वही है, पाइथन प्रोग्रामिंग। मेरा स्क्रीन सबको विजिबल है, राइट स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट? यस सर। यस। सर सर एक मिनट, एक डाउट है। हाँ एक्चुअली ना बोलिए। मेरे कॉलेज में पाइथन को ना वो ऊप्स यूजिंग पाइथन बोल रहे हैं, तो दोनों में कोई फर्क? चलेगा चलेगा चलेगा। किसी किसी कॉलेज में स्किल बेस्ड लैब कोर्स बोलते हैं, किसी किसी कॉलेज में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन बोलते हैं। मैंने बोला ना अपने को इसके अंदर ही सब कुछ ही देखना है। तो सारे ब्रांच का नाम दोनों अलग अलग सेम हो ही है ना? सकता है ब्रांच वाइज, लेकिन हम लोग इसको मोटा मोटी पाइथन प्रोग्रामिंग बोलेंगे। तो तो स्टूडेंट सेम ही है ना पहला मतलब? लेक्चर है, थोड़ा सा उसके बारे में बेसिक चीजें समझ लेते हैं, एंड देन कुछ बेसिक बेसिक प्रोग्राम भी करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स विल स्टार्ट विद द एक्चुअल बड़े बड़े प्रोग्राम्स। फाइन। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, मतलब सिलेबस को अल्टीमेटली चालू कर रहा हूं मैं। मेरा पहला टॉपिक, फीचर्स ऑफ पाइथन प्रोग्राम। फीचर्स ऑफ पाइथन बोलूंगा तो भी चलेगा, फीचर्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग बोलूंगा तो भी चलेगा। अगर मुझे ऐसा लगता है कि हर एक लैंग्वेज पढ़ना है ना, तो उसका पहले फीचर्स आपको पता होना चाहिए, तब जाके वो लैंग्वेज आप इजीली पढ़ सकते हो। पाइथन का जो सबसे पहला फीचर मैं बोलूंगा, उस पर्टिकुलर फीचर का नाम है पाइथन इज सिंपल लैंग्वेज। अच्छा, एटलीस्ट बोलने के लिए तो हम लोग बोलते हैं पाइथन इज सिंपल लैंग्वेज। पाइथन को सिंपल इसके लिए बोला गया क्योंकि नॉर्मली ना स्टूडेंट है डिफिकल्ट, बट स्टिल पाइथन के अंदर जो हम लोग प्रोग्राम करते हैं ना, इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर जो हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में बोलते हैं। अभी फॉर एग्जांपल अगर मुझे कुछ भी डिस्प्ले करना है, कुछ भी प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए इंग्लिश में मैं प्रिंट बोलता हूं, बरोबर ना। प्रिंटफ नहीं बोलता कभी। सी में आपको पता है प्रिंट करने के लिए क्या लिखना पड़ता था अपने को, प्रिंटफ। नॉर्मली बोलते समय भी हम लोग प्रिंट बोलते हैं, पाइथन यूज करते समय भी प्रिंट यूज करता है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं। तो पाइथन के अंदर ना ऐसे कोई डिफिकल्ट जार्गन्स नहीं है, डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं है। नॉर्मली जो आप बोलते हो वैसा ही आपको प्रोग्राम के अंदर लिखना पड़ता है। सिंटेक्स इतने ज्यादा नहीं है जो सी में या जावा में होते हैं। इसके लिए पाइथन को हम लोग बोलेंगे पाइथन इज सिंपल लैंग्वेज। आगे जाके कुछ एक दो कोड जब करेंगे आपको पता भी चल जाएगा क्यों मैंने पाइथन को सिंपल बोला। पहला फीचर, पाइथन ऑलमोस्ट इंग्लिश लैंग्वेज से सिमिलरिटी है, इसके लिए पाइथन को बोलेंगे सिंपल लैंग्वेज। जो बोलते हो ना आप बोलते समय, वही आपको कोड के अंदर करना है, बस दैट्स इट। पाइथन का सेकंड फीचर बोला जाता है पाइथन इज इजी टू लर्न। पाइथन इज इजी टू लर्न क्योंकि नॉर्मली ना स्टूडेंट, सारे ऑथर्स या सारे टीचर्स पाइथन को हमेशा सी या जावा के बाद पढ़ाते हैं।
मतलब पाइथन आप डायरेक्टली चालू नहीं कर सकते, नो नो नॉट एट ऑल। पाइथन पढ़ाने के लिए पहले आपको क्या आना चाहिए, सी या फिर जावा। नहीं, इसके लिए मैंने बोला कि सी में जावा में जो जो कॉन्सेप्ट थे ना, वो सारे कॉन्सेप्ट पाइथन के अंदर भी है। जैसे आपको पता है सी के अंदर जावा जावा तो आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन सी के अंदर आपने कंट्रोल स्ट्रक्चर्स पढ़ा रहेगा। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स याद है ना, वो कंडीशनल स्टेटमेंट, इटरेशन स्टेटमेंट, मैं इफ एल्स इन सब की बात कर रहा हूं, वाइल, फॉर, याद है सबको? ये जो आपने सी के अंदर पढ़ा था वो सब पाइथन के अंदर है। सी के अंदर हमने एरेज पढ़ा था, एरेज, यू रिमेंबर एरेज? व्हाट इज एरे? बराबर, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट हैविंग सेम डेटा टाइप। सी के अंदर एरे था, एरे अपने को पाइथन के अंदर भी पढ़ना है। सी के अंदर फंक्शन था, याद है फंक्शन? हम लोग फंक्शन बनाते थे अलग अलग टास्क को रिप्रेजेंट करने के लिए। सेम फंक्शन पाइथन के अंदर भी आपको पढ़ना है। सी के अंदर स्ट्रिंग था, पाइथन के अंदर भी स्ट्रिंग है। तो ऑलमोस्ट जो आपने सी के अंदर पढ़ा है ना, वो सब आपको फिर से पाइथन के अंदर पढ़ना है। मतलब इधर टेक्स्ट बुक का ऑथर आपको बोलना ये चाह रहा है कि पाइथन के अंदर ना आपको ऐसा कुछ नए से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। जो आपने पढ़ा है ना, उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपको पाइथन के अंदर पढ़ना है। हाँ, बट कुछ डिफरेंस है जो मैं इधर हाईलाइट करना चाहूंगा। जैसा आपको पता रहेगा, आपके सी प्रोग्रामिंग के अंदर एक स्विच स्टेटमेंट था। याद आ रहा है? थोड़ा सा धुंधला धुंधला। किसी टीचर ने आपको बोला रहेगा मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम लिखने के लिए स्विच यूज करते हैं। यार पाइथन के अंदर ना स्विच स्टेटमेंट नहीं है। तो पाइथन डज नॉट सपोर्ट स्विच स्टेटमेंट। पाइथन के अंदर अगर आपको स्विच का कुछ यूज करना है, आपको मल्टीपल इफ को यूज करके वो टास्क परफॉर्म करना पड़ेगा। यू कैनॉट यूज स्विच स्टेटमेंट। और एक बात बोलूं तो सी के अंदर आपको पता रहेगा, आपने एक और स्टेटमेंट भी पढ़ा था, डू वाइल। याद है क्या सबको? वाइल का छोटा भाई डू वाइल। टीचर ने आपको पढ़ाया रहेगा, डू वाइल का एक छोटा सा प्रॉब्लम था, कंडीशन फॉल्स है ना तो भी डू वाइल एक बार एग्जीक्यूट होता है। पाइथन ने बोला ये तो फ्लॉ है ना उसका, एक भी बार नहीं होना चाहिए। इसके लिए पाइथन डू वाइल को सपोर्ट करता ही नहीं है। आपको भी पता है डू वाइल के ऑलमोस्ट सारे प्रोग्राम हम लोग वाइल के थ्रू भी कर सकते हैं। पाइथन वाइल को सपोर्ट करता है, फॉर को सपोर्ट करता है। तो उसका कहना भी वही है कि डू वाइल को यूज ही नहीं करते, तो पाइथन डज नॉट सपोर्ट डू वाइल स्टूडेंट। ठीक है, और भी कुछ कंसेप्ट ऐसे पॉइंटर पढ़ा रहेगा ना आपने सी के अंदर। उधर तक पहुंचे थे कि नहीं पढ़ाई में पता नहीं, लेकिन मैंने तो पॉइंटर सिखाया था। सेम पॉइंटर जो कि मेरा सी सपोर्ट करता है, वो मेरा पाइथन सपोर्ट नहीं करता। तो ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपका सी लैंग्वेज सपोर्ट करता है, पाइथन सपोर्ट नहीं करता। क्योंकि उनके अंदर ना अल्टीमेटली कुछ ना कुछ छोटे छोटे फ्लॉज है। अभी मैं स्विच का भी बोल सकता हूं, स्विच के अंदर आपको पता है वो अननेसेसरी आपको हर बार एक ब्रेक स्टेटमेंट यूज करना पड़ता था। वो याद है टीचर ने बोला रहेगा फॉल थ्रू कंडीशन को अवॉइड करने के लिए। तो जिस जिसके अंदर प्रॉब्लम है ना, पाइथन ने उस स्टेटमेंट को ही हटा दिया। तो पाइथन ना स्विच यूज करता है, ना डू वाइल यूज करता है। डू वाइल का भी प्रॉब्लम ही था ना, वो कंडीशन फॉल्स से तो भी अननेसेसरी एक बार एग्जीक्यूट होता है। ये सब मेरा पाइथन अवॉइड करता है। इसके लिए पाइथन को बोला जाता है इजी टू लर्न। मतलब इधर कहना का पॉइंट मेरा समझिए, पाइथन आप डायरेक्ट नहीं स्टार्ट करते, और पाइथन के सारे कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सी के जैसे ही है। तो आपको एकदम नए से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए पाइथन इज इजी टू लर्न। एम आई क्लियर? समझा सबको? अच्छा, पाइथन का नेक्स्ट फीचर है पाइथन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। हाँ जी स्टूडेंट, पाइथन इज व्हाट? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। रादर पाइथन को मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्लस प्रोसीजर ओरिएंटेड ऐसा बोलूंगा तो भी चलेगा। बाय द वे, अगेन याद करो, हाई लेवल लैंग्वेज के दो टाइप थे। याद है ना, हमने सीपी के अंदर पढ़ा था, तीन एरास के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थे, लो लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज के दो टाइप थे। कौन से दो टाइप थे? प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में आज पहले लेक्चर में नहीं घुस पाऊंगा मैं, थोड़ा एक दो लेक्चर के बाद हम लोग ओपी भी देखने वाले हैं।
लेकिन कहने का मुद्दा ये है, जिस लैंग्वेज में फंक्शन ज्यादा यूज होता है ना, फंक्शन, जिस लैंग्वेज में फंक्शन ज्यादा यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्राम। ऑन द अदर साइड, जिस लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट ज्यादा यूज होता है उसको हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। सी जब मैंने पढ़ाया था ना, मैंने एक भी बार मुझसे ऑब्जेक्ट वर्ड नहीं निकाला था, जबकि सी में आपको पता है बहुत बार हमने, रादर सारे प्रोग्राम में हमने फंक्शन यूज किए थे। यार प्रिंट एफ फंक्शन ही तो था, स्कैन एफ फंक्शन ही तो था, वो एसक्यूआरटी, पाव, स्ट्रिंग के फंक्शन, मेन फंक्शन, ये सारे क्या थे मेरे फंक्शन। तो सी में ज्यादा फोकस फंक्शन के ऊपर था, इसके लिए सी कौन से कैटेगरी में आता है? प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जावा पढ़ा नहीं है, आई एग्री, लेकिन जावा में ना हर प्रोग्राम में तुम्हें ऑब्जेक्ट लगता है, इसके लिए जावा इज प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो जावा में फंक्शन है लेकिन ऑब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस है, इसके लिए जावा को मैं बोलूंगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सी प्लस प्लस और पाइथन, ये दोनों लैंग्वेज ना फ्लेक्सिबल है। सुना मैंने क्या बोला? कौन से दो लैंग्वेज का नाम लिया? इसके पीछे रीजन क्या पता है? सी प्लस प्लस और पाइथन क्या बोलते हैं पता है? तेरे ऊपर डिपेंड करता है। अगर तुझे लगता है कि ऑब्जेक्ट यूज नहीं करना है, मत कर, फिर वो ना प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो जाते हैं। लेकिन वही अगर आपको लगता है कि भाई मुझे ऑब्जेक्ट यूज करना चाहिए, करो, वो बन जाएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। मतलब जावा जैसा नहीं है हर प्रोग्राम में कंपलसरी ऑब्जेक्ट लगता है, नहीं, ऑब्जेक्ट आप बिना ऑब्जेक्ट के भी काम कर सकते हो, ऑब्जेक्ट के साथ भी काम कर सकते हो। याद रहेगा एटलीस्ट इतना, इसके लिए उसको बोला जाता है बोथ प्रोसीजर ओरिएंटेड एज वेल एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो मोटा मोटी कुछ कुछ टेक्स्ट बुक थोड़ा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी लिख देते हैं, लेकिन आइडियली ये दोनों का वी कैन से ब्लेंड है, प्रोसीजर ओरिएंटेड भी बोलेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी बोलेंगे। एम आई क्लियर? अंडरस्टूड? अगेन मैं फिर से बार बार मेरे मुंह से तुम जावा वर्ड सुनोगे, क्योंकि ट्रस्ट मी, पता नहीं किसने किस हिसाब से क्या खाके बनाए सिलेबस, पाइथन के पहले जावा आना चाहिए, तब पाइथन अच्छे से दिमाग में उतर सकता है। तो मैं थोड़ा सा जावा का भी रेफरेंस दूंगा, नहीं समझा तो मुझे उधर की उधर ही बोल दीजिए। जैसे कि मेरा नेक्स्ट फीचर, उधर भी मुझे थोड़ा सा जावा को टच करके आना पड़ेगा। पाइथन का जो नेक्स्ट फीचर है ना दोस्तों, उस पर्टिकुलर फीचर का नाम है इंटरप्रिटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन इज व्हाट? इंटरप्रिटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगेन मैं पेन का कलर थोड़ा सा चेंज करता हूं और फिर से जरा हिस्ट्री में जाता हूं। भाई साहब हम सब ने ना सी लैंग्वेज पढ़ा, यू नो सी इज कॉल्ड एज कंपाइल्ड लैंग्वेज। सी इज कॉल्ड एज व्हाट? पहले लेक्चर में, मुझे लगता है इनमें से बहुत सारे जनों को सीपी में नहीं पढ़ा है, पहले लेक्चर में मैंने आपको कंपाइलर का काम बोला था, याद करो। आप याद करो, हम लोग सी में जो जो प्रोग्राम लिखते हैं वो हमेशा हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं, बरोबर। लेकिन मेरे कंप्यूटर को तो हाई लेवल लैंग्वेज आता ही नहीं है। मेरे कंप्यूटर को कौन सा लैंग्वेज आता है? बराबर, लो लेवल लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज, बरोबर ना। तो समवन शुड बी देयर ना गाइस, जो मेरे हाई लेवल लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट कर सके। लो एंड लेवल आप लैंग्वेज याद करो, ये डायग्राम मैंने सिखाया था सीपी में पहले लेक्चर में। यार ये कौन कन्वर्ट करके देता है मुझे? मेरा कंपाइलर। कंपाइल मतलब सी में, सी की बात चलिए बाय द वे, सी में कंपाइलर क्या करता है सबको समझा क्या? एक लाइन में बोलो ना, क्या करेगा? हाई लेवल लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करेगा? लो लेवल लैंग्वेज में, लो तब लेवल जाके मेरा प्रोग्राम मेरे कंप्यूटर को समझेगा और मेरा कंप्यूटर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा। ये था सी। अभी पिक्चर 2, जावा। जावा इज कॉल्ड एज compiled and interpreted programming language. Java is called as what? कंपाइल्ड एंड तो बीच में प्लस देख इंटरप्रेटेड के थोड़ा सा अंदाजा लगाओ, जावा में ना एक सिंगल फेज नहीं होता, जावा में दो दो फेज होते हैं। सी में एक ही होता है, कौन सा सी में होता है? सी में एक ही फेज होता है, कंपाइलेशन। जावा में दो दो फेजेस है,
कंपाइलेशन और इंटरप्रिटेशन। बोल पाओगे प्लीज? कौन से दो फेज होते हैं जावा में? कंपाइलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट। लास्ट टाइम टीसीएस मेरे कॉलेज में आया था, ये क्वेश्चन था इंटरव्यू का, वाई जावा। अभी मैं आगे का नहीं बताता, आपको बाद में बताता हूं, पहले समझो टॉपिक है। जावा इज कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड, क्योंकि सर जावा के अंदर भी जो भी मैं सोर्स कोड लिखता हूं, सोर्स कोड मतलब प्रोग्राम, वो कौन से लैंग्वेज में लिखता हूं? हाई लेवल लैंग्वेज में। लेकिन फिर से वही, मेरे कंप्यूटर को हाई लेवल लैंग्वेज आता है क्या? कंप्यूटर को कौन सा लैंग्वेज आता है? मतलब बाइनरी कोड लैंग्वेज आता है। कौन सा लैंग्वेज आता है? हाँ चलेगा, लो लेवल बोलोगे तो भी चलेगा, बाइनरी कोड लो लेवल लैंग्वेज आता है। तो इधर भी तो कोई ना कोई चाहिए ना जो किसको किस में कन्वर्ट कर सके, हाई लेवल को। इसके लिए सोर्स कोड के ऊपर सबसे पहले अप्लाई किया जाता है कंपाइलर। अपने को लगता है कि सी की तरह इधर भी कंपाइलर मेरे सोर्स कोड को, हाई लेवल लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करेगा। परंतु समस्या ये है कि जावा का जो कंपाइलर है वो मेरे सोर्स कोड को ना बाइनरी कोड में, लो लेवल में कन्वर्ट नहीं करता। जावा का कंपाइलर मेरे सोर्स कोड को एक स्पेशल कोड में कन्वर्ट करता है, दैट इज कॉल्ड एज अ बाइट कोड, BYTE, बाइट कोड। एक गाइस डायग्राम से समझ रहे हैं सबको? क्या करता है जावा का कंपाइलर? सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा। बाइट कोड ना इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरमीडिएट कोड। इंटरमीडिएट मतलब बीच का। आपको पता है ना मुझे एक्चुअली क्या चाहिए था? बराबर, लो लेवल लैंग्वेज। क्या चाहिए था मुझे? तभी तो मेरा कंप्यूटर समझ सकता है ना प्रोग्राम को। मतलब ऐसा बोलूं, मुझे बाइट कोड नहीं, बाइनरी चाहिए था। कौन सा चाहिए था मुझे? बाइनरी कोड लैंग्वेज चाहिए था, मशीन कोड लैंग्वेज चाहिए था। लेकिन इसने मुझे बाइनरी कोड लैंग्वेज बना के दिया। कह रहे इसने मुझे क्या बना के दिया? बाइट कोड बना के दिया। क्या बना के दिया? बाइट कोड मतलब बीच का। ना ही अच्छी तरह से हाई लेवल लैंग्वेज होता है, ना ही अच्छी तरह से लो लेवल लैंग्वेज होता है, दोनों के बीच का। दोनों के बीच का नहीं, असेंबली नहीं, दोनों के बीच का। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ अभी तक। मुझे एक्चुअली क्या चाहिए था? बराबर, मुझे चाहिए था लो लेवल लैंग्वेज, मुझे चाहिए था मशीन कोड लैंग्वेज, जो कि लो लेवल लैंग्वेज होता है। बराबर, परंतु मिला क्या रहे मुझे? तो कहने से अभी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो बाइट कोड मुझे मिला, वो बाइट कोड को मुझे मशीन कोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बराबर, एंड ये कन्वर्जन करके देता है मुझे मेरा इंटरप्रीटर। कौन करके देता है? इंटरप्रेटर को ना कभी कभी जावा में हम लोग जेवीएम बोलते हैं, स्टैंड फॉर जावा वर्चुअल मशीन। गाइस डायग्राम में सब कुछ आ गया है, आपको समझ जावा में हो क्या रहा है इधर? जावा में सोर्स कोड को बाइट कोड में कौन कन्वर्ट करता है? और बाइट कोड को मतलब आधा जनरली हुआ, बाइट कोड को मशीन कोड, मशीन कोड मतलब लो लेवल, बाइट कोड को मशीन कोड में कौन कन्वर्ट करेगा? इंटरप्रेटर। तो कहने से आपको भी दिखा, मुझे भी दिखा, जावा कहने से दो दो फेज में काम कर रहे हैं, कंपाइलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। इसके लिए जावा को बोला जाता है जावा इज कंपाइल्ड एंड इंटरप्रिटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। समझा? सी सिर्फ कंपाइल्ड था, जावा क्या है मेरा? कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड। नाउ कम टू माय ओरिजिनल सब्जेक्ट। हम लोग जो अभी सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं पाइथन, पाइथन इज कॉल्ड एज इंटरप्रिटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन इज कॉल्ड एज व्हाट? मतलब आपका एनालिसिस क्या है? पाइथन के अंदर क्या नहीं है? बराबर, क्या नहीं है पाइथन के अंदर? बोलो, बराबर बोलो, क्या नहीं है? कंपाइलेशन नहीं है। इसके लिए पाइथन को क्या बोला जाता है? पाइथन इज इंटरप्रिटेड लैंग्वेज। अब इधर ट्विस्ट क्या है वो सुनिए। पाइथन के अंदर भी जो भी मैं प्रोग्राम लिखूंगा, सोर्स कोड लिखूंगा, एससी मतलब सोर्स कोड, ये कौन से लैंग्वेज में लिखूंगा? बट ऑब्वियसली कहने से इसको भी मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा मशीन कोड में, बाइनरी कोड में, लो लेवल लैंग्वेज में। सोर्स कोड के ऊपर पाइथन भी अप्लाई करता है अपना कंपाइलर। पाइथन का कंपाइलर इधर भी जावा की तरह सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है
बाइट कोड में। किस में कन्वर्ट करेगा? बाइट कोड। अब बाद में ये जो बाइट कोड है वो मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा मशीन कोड में। मशीन कोड मतलब सबको समझ में आता है ना, लो लेवल लो लैंग्वेज। लेवल। एंड ये कन्वर्जन कौन करके देगा? पाइथन के अंदर मुझे मेरा इंटरप्रेटर। आप बोलोगे सर जो जावा में लिखा है वही इधर पाइथन में लिखा। भाई ने बोला ना, यही तो एक ट्विस्ट है। जावा में ना सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करने का काम करता था कंपाइलर, एंड स्टूडेंट कंपाइलेशन यूजर को करना पड़ता था। सी में याद है, प्रोग्राम को पहले कंपाइल करते थे, आप करते थे ना, ऑटोमेटिकली नहीं होता था ना कंपाइल। जावा में कंपाइलेशन यूजर को करना पड़ता है। पाइथन के अंदर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, कंपाइलेशन होता है, यूजर को नहीं करना पड़ता। एज सुन एज यू राइट द कोड, कंपाइलेशन विल डन ऑटोमेटिकली। सिर्फ क्या करना पड़ता है? प्रोग्राम को रन, इंटरप्रिट करना पड़ता है। रन मतलब इंटरप्रिट। क्या करना पड़ता है यूजर को? हाँ, लेकिन प्लीज 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 ये मत सोचो कि कंपाइलेशन होता ही नहीं है, होता है। इट विल गेट डन ऑटोमेटिकली। अपने को, यूजर को कंपाइलेशन करने की जरूरत नहीं है। अपने को सिर्फ क्या करना पड़ता है बताइए? हाँ, क्या करना पड़ता है? इंटरप्रिट। क्या करना पड़ता है? इसके लिए मैं मेरे पर्टिकुलर पाइथन को बोलूंगा पाइथन इज इंटरप्रिटेड लैंग्वेज। ट्रस्ट में कुछ कुछ टेक्स्ट बुक में पाइथन को भी कंपाइल्ड एंड इंटरप्रिटेड लिखा है। मतलब क्या बोलते हैं, थोड़ा सा विवादित मुद्दा है। कुछ लोग का कहना है कंपाइल्ड एंड इंटरप्रिटेड है, कुछ लोग का कहना है इंटरप्रिटेड है। हम लोग अपने टेक्स्ट बुक के हिसाब से जाते हैं। अपने टेक्स्ट बुक में लिखा है पाइथन इज इंटरप्रिटेड, तो मैं भी बोलूंगा इंटरप्रिटेड। बट अंदर का स्टोरी क्या है सबको समझा है क्या? सबको समझा मैंने क्या बोला? क्या कंपाइलेशन नहीं होता क्या पाइथन के अंदर? होता बरोबर, है। क्या बोलोगे? होता है सर। इसका ओरल एग्जाम है, क्या बोलोगे? बस कंपाइलेशन विल बी डन। अपने को, यूजर को सिर्फ क्या करना पड़ता है? रन, इंटरप्रिट करना पड़ता है। इसके लिए पाइथन को मैं क्या बोलूंगा? पाइथन इज इंटरप्रिटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यू गॉट द डिफरेंस बिटवीन ऑल दिस थ्री। सी कंपाइल्ड है, जावा कंपाइल्ड एंड इंटरप्रिटेड है, क्योंकि जावा के अंदर कंपाइलेशन भी अपने को करना है, इंटरप्रिटेशन भी अपने को करना है। पाइथन के अंदर इट विल गेट डन ऑटोमेटिकली। आपको सिर्फ रन करना है, आपको सिर्फ इंटरप्रिट करना है। इसके लिए पाइथन को बोलूंगा पाइथन इज इंटरप्रिटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एनी डाउट एनीवन? पक्का? नो सर। डाउट? पाइथन तो मेरे टाइम पे नहीं था, लेकिन मेरे इंजीनियरिंग के टाइम पे जब मेरे टीचर ने हम लोग को सिखाया था ना सी और जावा का, अभी आपको पता है जावा जैसा वैसे पाइथन भी है, तब मेरे दिमाग में एक ऐसा डाउट था, ये डायग्राम देखता था जब मैं सी और जावा पाइथन की बात करूं, तो सी के कंपैरिजन में जावा और पाइथन बहुत एडवांस्ड है। तो डायग्राम से आपको नहीं लगता सी में जो काम एक स्टेप में हो रहा था, वही काम करने के लिए दोनों दो दो स्टेप यूज कर रहे हैं, जबकि दोनों एडवांस्ड है। इतना तो दिमाग अपना भी चलता है, एडवांस्ड है तो उसने एफर्ट और कम करनी चाहिए रादर, बरोबर ना? ये तो डबल डबल काम करवा रहे, तो डबल डबल एफर्ट करवा रहे। जो सी में एक स्टेप में होता था, समझे ना मैं क्या बोल रहा हूं, वो जावा पाइथन के अंदर दो दो स्टेप में क्यों हो रहा है? इस क्यू का आंसर मुझे तब मिला जब मैंने जावा का, या आपके केस में पाइथन का नेक्स्ट फीचर पढ़ा। पाइथन इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन इज व्हाट? अगेन वेरी वेरी कंफ्यूज्ड पॉइंट था, ओरल एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन। व्हाई पाइथन इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट? पहली बात तो जब मैं ओरल लेने जाता हूं ना अलग अलग कॉलेज में, मैं एक क्वेश्चन पूछता ना, पाइथन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है? आधे टीचर को, आधे स्टूडेंट को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब ही नहीं पता। उनको लगता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब किसी भी ओएस के ऊपर चलता है। ओएस समझ में आया तो सबको? कोई दो तीन एग्जांपल दो ना मुझे ओएस के। विंडोज ओएस है, लिनक्स कभी नाम सुना आपने? एंड्रॉइड, नाम तो सुनने देंगे ना सबने। ये क्या है? मेरे ओएस है। लोग क्या लगता है पता है क्या? अपना जावा, पाइथन किसी भी ओएस के ऊपर चलता है।
इसके लिए वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है ना। सी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है सी। लेकिन सी को भी मैं किसी भी ओएस के ऊपर रन करके दिखा सकता हूं। लाओ सी, कोई भी लाओ सी। मेरे एप्पल फोन के ऊपर चलते हैं सी का प्रोग्राम, ऐप है उसके लिए। एंड्रॉइड फोन के ऊपर भी आजकल ऐप होते हैं ना सी का प्रोग्राम रन करने के लिए। तो क्या सी भी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है क्या? नहीं। सुनो कॉन्सेप्ट क्या है। जावा, पाइथन, चलो अभी पाइथन के बारे में बात करेंगे। पाइथन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट इसके लिए है क्योंकि पाइथन में, एकदम ध्यान से मैं मेरे प्रोग्राम को एक मशीन में कंपाइल कर सकता हूं और दूसरे किसी भी मशीन में रन कर सकता हूं। सुना मैंने क्या बोला? प्रोग्राम को क्या कर सकता हूं मैं? एक मशीन में कंपाइल और दूसरे किसी भी मशीन में रन कर सकता हूं। रन करना मतलब इंटरप्रेट करना। बाय द वे, एक बार रिपीट करो मुझे, क्या बोला मला? प्रोग्राम को एक मशीन में एंड दूसरे किसी भी मशीन में रन कर सकता हूं, इंटरप्रेट कर सकता हूं। सुना क्या? सी का ऐसा नहीं है। सी में जिस मशीन में कंपाइल करते हो ना, उसी मशीन में क्या करना पड़ता है आपको? रन करना पड़ता है, इंटरप्रेट करना पड़ता है। पाइथन के बारे में सुना मैंने क्या बोला? विल यू प्लीज रिपीट फॉर मी, क्या मैंने बोला पाइथन के बारे में? एक मशीन में कंपाइल कर सकते हो और दूसरे किसी भी मशीन में रन कर सकते हो, इंटरप्रेट कर सकते हो, बरोबर? दैट्स व्हाई पाइथन इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अच्छा, दो तीन क्वेश्चन खटाखट खटाखट दिमाग में आने चाहिए। फिर पहला क्वेश्चन, सर क्यों, पागल हूं क्या मैं? एक मशीन में कंपाइल करके दूसरे मशीन में रन करने जाऊंगा? नॉर्मली आपने कभी ऐसा किया है क्या? अपना क्या टेंडेंसी है, उसी मशीन में कंपाइल करो, उसी मशीन में रन करो। तो सर क्या मैं क्या पागल है क्या? एक मशीन में कंपाइल करके दूसरे मशीन में रन करने जाऊंगा? स्टूडेंट, ऐसा करना पड़ता है। एक मशीन में कंपाइल करके दूसरे मशीन में रन करना पड़ता है, स्पेसिफिकली अगर आप कोई तो ग्लोबल एप्लीकेशन बना रहे हो। फॉर एग्जाम्पल फेसबुक, लेट्स टेक वन एग्जाम्पल, दिमाग में जो है वो बना फेसबुक। किसने बनाया फेसबुक? मार्क जकरबर्ग ने। अभी मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक अगर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज में नहीं बनाया होता, तो मार्क जकरबर्ग को फेसबुक का एंड्रॉयड का प्रोग्रामिंग अलग से करना पड़ता, एप्पल का अलग से करना पड़ता, विंडोज का अलग से करना पड़ता। ट्रस्ट में, आप सब मेरे से एग्री करोगे, फेसबुक किसी भी ओएस के ऊपर चलता है। एंड्रॉयड फोन को यूज करता रहेगा, फेसबुक ऐप चलता है, एप्पल फोन पे भी चलता है, इवन विंडोज के ऊपर भी हम लोग फेसबुक का लॉगिन कर सकते हैं, बरोबर? क्योंकि मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक को बनाया है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, एंड इट इज बिकॉज ऑफ दिस बैड बॉय बाइट कोड। बाइट कोड दिख रहा है किधर लिखा है मैंने? ये किसके वजह से पॉसिबल है पता है? बाइट कोड के वजह से। अभी होता है क्या पता है स्टूडेंट? एप्पल के ऊपर अगर मुझे फेसबुक चलाना है, मुझे मेरे ऐप स्टोर पे जाके फेसबुक का एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ता है, बरोबर? मुझे लगता है एंड्रॉइड का भी कोई तो ऐसा है ना, प्ले स्टोर वगैरह, आप उसका एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, बरोबर? वो एप्लीकेशन मतलब होता है एक्चुअली उसका बाइट कोड। तो वो बाइट कोड, अभी मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक का सोर्स कोड एक ही बार लिखा है, उसने उसको कंपाइल कर दिया, मतलब उसका क्या मिला उसको? बाइट कोड मिला। तो आपको पता है क्या होता है? वो बाइट कोड जब मैं मेरे एप्पल के फोन के ऊपर रन करता हूं, तो वो एप्पल के मशीन कोड में कन्वर्ट होता है और मेरा फेसबुक मेरे एप्पल पे चलता है। सेम बाइट कोड जब आप एंड्रॉयड के ऊपर रन करते हो, तो एंड्रॉयड के मशीन कोड में कन्वर्ट होता है और आपका फेसबुक एंड्रॉयड के ऊपर भी चलता है। नहीं समझा ना मैंने क्या बोला? समझो, ये कंपाइलेशन ना दोस्तों, जकरबर्ग ने एक ही बार किया है। हम लोग जो ऐप डाउनलोड करते हैं ना, वो एक्चुअली फेसबुक का बाइट कोड है, बाइट कोड। तो बाइट कोड अगर मैंने मेरे मशीन पे चलाया, तो मेरे मशीन के मशीन कोड में कन्वर्ट होगा। अगर आपने एंड्रॉइड के ऊपर चलाया, तो एंड्रॉइड के मशीन कोड में कन्वर्ट होगा। विंडोज के ऊपर चलाया, तो विंडोज के मशीन कोड में कन्वर्ट होगा। समझा? इसके लिए उसको तीन तीन बार कोड करने की जरूरत नहीं थी। उसने एक ही बार सोर्स कोड बनाया, उसको कंपाइल किया, और हम लोग जो यूज करते हैं ना, वो क्या यूज करते हैं? उसका बाइट कोड। अभी समझा ये बाइट कोड क्यों लगता है? अभी समझा दो दो स्टेप में इनको क्यों काम करना पड़ता है?
इसके लिए क्योंकि उनको अपने एप्लीकेशंस को बनाना था प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। आई होप जो मैंने बोला सब कन्विंस्ड हो मेरे से। फेसबुक क्या, आप व्हाट्सएप, इंस्टा, जो भी फेमस एप्लीकेशन है सब ले लो। एप्लीकेशन तभी फेमस हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, जब वो किसी भी ओएस के ऊपर रन कर सकते। बरोबर। व्हाट्सएप सेम स्टोरी ना, हम लोग किसी भी ओएस के ऊपर उसको चला सकते हैं, क्योंकि हम लोग जब डाउनलोड करते हैं ना, हम लोग एक्चुअली इसका क्या डाउनलोड करते हैं पता है क्या? बाइट कोड। अभी समझे बाइट कोड की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जो कि मुझे कौन नहीं देता था, मेरा सी लैंग्वेज। अभी आप तो एकदम क्या बोलते हो, जेनजी कैटेगरी के हो, तो आपको पता नहीं रहेगा, लेकिन मैं जब इंजीनियरिंग में था ना, सुना रहेगा मे बी आप लोगों ने, आई डोंट नो। मैं जब इंजीनियरिंग में था ना, तो आई यूज्ड टू हैव वन फोन, अभी है कि नहीं पता नहीं, वो भी ब्लैकबेरी फोन्स। सुना है कभी? ब्लैकबेरी, ट्रस्ट मी, इज द फर्स्ट वन हु स्टार्टेड देयर मैसेजिंग सर्विस। अभी तो आपके जमाने में सब लोग व्हाट्सएप डायरेक्ट ब्लाइंडली यूज करते हैं, लेकिन वी यूज्ड टू हैव दैट बीबीएम, ब्लैकबेरी मैसेंजर। और कैसा होता था पता है ब्लैकबेरी मैसेंजर का? जिसके पास ब्लैकबेरी का फोन है ना, बस वो एक दूसरे को मैसेज सेंड कर सकते थे। मतलब एसएमएस वगैरह तो होता ही बाय द वे, लेकिन अपना व्हाट्सएप के साथ लाइव चैटिंग होता है। वैसा जिसके पास बीबीएम है, मतलब दो जनों के पास अगर ब्लैकबेरी है ना फोन, तो दोनों बीबीएम के थ्रू एक दूसरे के साथ चैट कर सकते थे। दैट बीबीएम वाज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, क्योंकि वो सिर्फ ब्लैकबेरी फोन के ऊपर ही चलता था। बाद में एज वी ऑल नो, एज वी ऑल अवेयर, बीबीएम गया कचरे के डब्बे में, नो वन इज गोइंग टू यूज इट, क्योंकि उसके लिए थोड़ी ब्लैकबेरी का फोन खरीदू। अपने को तो वो एप्लीकेशन चाहिए ना जो किसी भी फोन के ऊपर चले, एंड्रॉइड के ऊपर भी चले, लो कॉस्ट के ऊपर भी चले, अपर फोन कैटेगरी के फोन के ऊपर भी चले। इसके लिए व्हाट्सएप, फेसबुक, जो कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, वो एप्लीकेशन ज्यादा चलते हैं। आगे भी वही एप्लीकेशन ज्यादा चलेंगे जो कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। दैट सिग्निफाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस लैंग्वेज, जावा एंड पाइथन। यू अंडरस्टूड? पक्का? तो पाइथन का भी फीचर वही है जो जावा का फीचर है। जावा की तरह पाइथन भी क्या है मेरा? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। क्योंकि पाइथन के अंदर भी मैं एक मशीन में कंपाइल करके दूसरे मशीन में इंटरप्रेट कर सकता हूं, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब उनका ओएस अलग अलग रहेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, विच मेक्स देम एज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। एंड ये ट्रस्ट मी इसके लिए पॉसिबल है बिकॉज दे आर डूइंग देयर वर्क इन टू स्टेप्स। अगर सिंगल स्टेप में करता तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस मुझे नहीं मिलता। आई होप द कंसेप्ट इज क्रिस्टल क्लियर। पक्का? अंडरस्टूड? पाइथन का नेक्स्ट फीचर बोलूं तो टेक्स्ट बुक में लिखा है, पाइथन का नेक्स्ट फीचर इज पाइथन इज ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन इज व्हाट? हाँ, ये जावा भी नहीं है बट पाइथन है। पाइथन इज ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओपन सोर्स इसके लिए बोलते हैं पाइथन को क्योंकि पाइथन का जो सोर्स कोड है ना, पाइथन के जो लाइब्रेरीज है, वेट वेट वेट, सर सी के लाइब्रेरीज, हाँ सी के लाइब्रेरी आपने पढ़े? सी के फंक्शन, सी के दो तीन मुझे रेडीमेड फंक्शन बताओ ना। प्रिंटफ, स्कैनफ, एसटीआरएलियन वगैरह वगैरह, याद है सबको? ये सी के फंक्शन है, बराबर ना? सी ने ऑलरेडी बनाए, हम लोग बेचारे उनको एज इट इज यूज करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। मतलब सी में मैं कुछ और ऐड नहीं कर सकता। मैंने 1978 में सी बनाया गया, इसके बाद किसी ने भी सी के अंदर खुद का कोई फंक्शन नहीं डाला, नहीं डाल सकते। मैं जो डेनिस रिची ने बनाया, अपने को वही ब्लाइंडली उसको फॉलो करना पड़ता है। पाइथन का ऐसा नहीं है, ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब क्या पता है क्या? इसका सोर्स कोड इजीली अवेलेबल है। आप पाइथन में अपना खुद का लाइब्रेरी भी ऐड कर सकते। कल को इसको लगा कि मुझे ये फंक्शन चाहिए, कोड कर पाइथन के अंदर डाल, एंड एंटायर वर्ल्ड विल यूज दैट फंक्शन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो पाइथन के अंदर ना मैं खुद का कुछ तो कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, खुद का नया कोड ऐड कर सकता हूं। कल को मुझे लगा कि नहीं, ये टास्क के लिए रेडीमेड फंक्शन होना चाहिए, बनाऊंगा, ऐड करूंगा, और पाइथन का वर्जन जो जो वो यूज करेंगे सब वो फंक्शन को डायरेक्ट यूज कर सकते। सी में वो फैसिलिटी नहीं था। सी में जो ऑलरेडी सी ने बनाया है, अपने को उसी को यूज करना पड़ता था। क्या बोलते उसके लिए? कॉन्ट्रीब्यूट इज द करेक्ट वर्ड। मैं कुछ नए से कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता। पाइथन के अंदर आई कैन। इसके लिए पाइथन को बोलता जाता है पाइथन इज ओपन सोर्स लैंग्वेज। अगेन ये एक बज़वर्ड है, ओपन सोर्स। अगेन आजकल वही चलता है जो ओपन सोर्स है। सोर्स कोड आजकल सबको इजीली चाहिए,
लोग इसके अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। एंड्रॉइड ओपन सोर्स है, बरोबर ना। मैं चाहे, आपको पता रहेगा बहुत सारे आपके फ्रेंड्स ने, कजिन भाई वगैरह ने एंड्रॉइड के ऊपर आपने खुद के एप्लीकेशन भी डाले रहेंगे, डाल सकते हैं, बराबर ना। एंड्रॉइड ओपन सोर्स है, मैं खुद का एप्लीकेशन बना के एंड्रॉइड के ऊपर डाल सकता हूं। वो नेक्स्ट टाइम देखूंगा ना तो प्ले स्टोर के ऊपर मुझे दिखेगा मेरा एप्लीकेशन। ऐसे लैंग्वेज को बोला जाता है ओपन सोर्स। पाइथन सपोर्ट दैट। एंड पाइथन का जो लास्ट फीचर है, आप सबको अच्छा लगेगा वो फीचर, पाइथन इज डायनामिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन इज अ व्हाट? डायनामिकली टाइप्ड। अब ये कितना हेवी जाएगा आई डोंट नो, बट स्टूडेंट ट्रस्ट मी, पाइथन के अंदर आपको वेरिएबल बनाते समय डेटा टाइप मेंशन करने की जरूरत नहीं है। सी में अगर मुझे एक इंटीजर बनाना है ए करके, क्या लिखना पड़ता था? अरे सी में मुझे, सी में अगर एक इंटीजर चाहिए मुझे, क्या लिखना पड़ता था सी में? मुझे लिखना पड़ता था इंट ए। बराबर बोला मैंने यार। पाइथन के अंदर ना आपको डेटा टाइप मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है, आप सिर्फ ए लिखोगे। आगे जाके अगर आपने ए को कोई इंटीजर वैल्यू दिया तो ए ऑटोमेटिकली इंटीजर माना जाएगा। अगर आपने ए को कोई फ्लोट वैल्यू दिया ना स्टूडेंट, ए ऑटोमेटिकली क्या माना जाएगा? अगर आपने कोई इसको स्ट्रिंग दिया, ए ऑटोमेटिकली क्या माना जाएगा? स्ट्रिंग। नहीं समझा लगता मैंने क्या बोला? चलो ना प्रूफ करके दिखाता हूं। पाइथन का पहला छोटा सा कोड मैं आपके सामने रख रहा हूं। पाइथन का कोड लिखने के लिए देयर आर मल्टीपल सॉफ्टवेयर अवेलेबल। आइडियली पाइथन का सबसे बेसिक सॉफ्टवेयर है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 90% कॉलेज में पाइथन के प्रोग्राम के लिए, प्रैक्टिकल्स के लिए आइडियली यूज किया जाता है। हम लोग टोटल 3 सॉफ्टवेयर पाइथन के लिए यूज करने वाले हैं। एक का नाम है पाइथन आइडियली, दिख रहा है सबको? हेलो, विजिबल है? आप सिर्फ गूगल पे डालो पाइथन आइडियली, वैसे भी ओपन सोर्स है, पाइथन के सारे सॉफ्टवेयर फ्रीली अवेलेबल होते हैं। गूगल पे डालोगे पाइथन आइडियली, जो पहला ही लिंक मिलेगा उधर से आप उसको डाउनलोड कर सकते। अभी मैंने जब डाउनलोड किया तो उसका वर्जन चल रहा था 3.9। अभी लेटेस्ट कौन सा वर्जन चल रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी वर्जन आप यूज कर सकते हो और उसके ऊपर आप डायरेक्ट पाइथन का प्रोग्राम कर सकते हो। सुना? पाइथन का दूसरा जो एप्लीकेशन हम लोग यूज करने वाले हैं आगे जाके, बहुत सारे प्रोग्राम तो आइडियली के ऊपर ही करेंगे क्योंकि सबसे लाइट वेट है। एक और सॉफ्टवेयर मैं आपको सिखाऊंगा इस कोर्स में, जिसका नाम है पाईचार्म। PYCHARM। इवन पाइथन को यूज करके भी हम लोग प्रोग्राम कर सकते हैं। और एक भी एक सिखाऊंगा मैं जिसका नाम है जुपिटर नोटबुक। इवन उसको यूज करके भी हम लोग पाइथन के प्रोग्राम टेस्ट कर सकते हैं। अपेरेंटली ऐसे ऐसे जाएंगे। आज पहला ही है तो पहला आइडियली से चालू करेंगे। तो मैंने क्या बोला, सबने सुना? गूगल पे जाने का, पाइथन IDLE टाइप करने का, यू विल गेट द सॉफ्टवेयर। इसको ओपन करने के बाद ये उसका फ्रंट पेज है, दिख रहा है सबको? ठीक है, ये आपको एरोस दिख रहे हैं, 3 एरोस। आप उसके ऊपर डायरेक्टली अपना कोड कर सकते हो, लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला ना, अगर ए को, देखो मैंने इंट ए नहीं लिखा, मैंने सिर्फ ए लिखा। ए को अगर मैंने वैल्यू दिया 20, ऑटोमेटिकली ए का टाइप क्या माना जाएगा पता है क्या? इंटीजर। क्या माना जाएगा? एक और अच्छी बात बताओ, अच्छी बात बुरी बात पता नहीं, लेकिन इधर भी ना स्टेटमेंट खत्म होने के बाद आपको सेमी कोलन देने की जरूरत नहीं है। सो सेमी कोलन हैज बीन डेप्रिकेटेड। समझा? मुझे सिर्फ, मैंने बोला था ना पहले, सिंपल जो बोलते हो वही लिखना है। a इज इक्वल टू 20, ऑटोमेटिकली a को क्या वैल्यू मिलेगा? आई जस्ट नीड टू प्रेस एंटर। उसके बाद अगर मुझे a को प्रिंट करना है, मैंने थोड़ी देर पहले बोलते बोलते बोला था, प्रिंट करने के लिए कहना है मुझे लिखना पड़ेगा प्रिंट, ब्रैकेट में जिसका वैल्यू प्रिंट करना है वो a का वैल्यू प्रिंट करना है, मुझे लिखना पड़ेगा a। कितना लिखना पड़ता है? प्रिंट एफ, डबल इन्वर्टेड कॉमा में, परसेंटाइल डीबी, कुछ 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 नहीं, सिंपल प्रिंट ब्रैकेट में a। किसका वैल्यू प्रिंट करेगा बताइए? किसका वैल्यू प्रिंट करेगा? बराबर। अभी आप सोचो ना, अगर सी का होता ना ये प्रोग्राम, तो मुझे पहले सेव करो, कंपाइल करो, रन करो। मैंने बोला था ना ये इंटरप्रेटेड है।
कंपाइलेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। रन करने के लिए मुझे बस दबाना पड़ेगा एंटर, बस। देखो एक वैल्यू प्रिंट हो गया। समझा? पक्का? अच्छा, सर एक वैल्यू तो 20 प्रिंट हुआ, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा ए इंटीजर है? उसके लिए ना दोस्तों एक टाइप नाम का फंक्शन है। टाइप नाम से अंदाजा आ जाता है। टाइप मतलब क्या बताएगा? उसका डेटा टाइप। किसका टाइप जानना है आपको? तो मुझे लिखना पड़ेगा टाइप ब्रैकेट में ए। मैंने प्रेस एंटर, मुझे इधर आंसर मिलेगा क्लास इंट। नहीं समझा लगता है। पक्का? वही अगर मैंने लिखा b इज इक्वल टू 20.5, एंटर ले लेता है फटक से। आप देख रहे हो क्या? मैं इसको सेव नहीं कर रहा हूं, कंपाइल रन बिन कुछ नहीं कर रहा हूं, एंटर दबा रहा हूं, ऑटोमेटिकली रन हो रहा है। ठीक है? इधर भी अगर मैंने लिखा टाइप ऑफ क्या, बी, बी का टाइप क्या माना जाएगा? बराबर क्या माना जाएगा? फ्लोट। कुछ जम रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो इधर मुझे स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है कौन इंटीजर है कौन फ्लोट है। डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू वो ऑटोमेटिकली उसका टाइप पकड़ लेगा। एक और टाइप मुझे याद आ रहा है। सी इज इक्वल टू, मैं ना पाइथन के अंदर जो सी के अंदर नहीं था, कॉम्प्लेक्स टाइप का डेटा भी बना सकता हूं। कॉम्प्लेक्स नंबर कभी सुना है आपने? वो हमेशा x प्लस आई वाई या x प्लस वाई जे इस फॉर्म में होते हैं। कौन से फॉर्म में होते हैं? x प्लस वाई जे बोलो, x प्लस वाई जे। मुझे लगता है, अभी मुझे इतना मैथ्स आता नहीं, लेकिन आपको मेरे से आता था, आप लाइव पढ़ रहे हो अभी। x मतलब होता है रियल टर्म, y मतलब होता है इमेजिनरी टर्म। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा 2+3j, कहने से 2 मेरा रियल टर्म माना जाएगा, 3 क्या माना जाएगा मेरा? व्हेन आई प्रेस एंटर। और अगर मैंने लिखा टाइप ऑफ, किसके अंदर लिखा मैंने? सी ना, तो मुझे मिलेगा क्लास कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स करके भी टाइप है। फिलहाल तो ये 3 ठीक है, आगे जैसे जैसे लगेंगे वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊंगा। आपको समझना है मैं क्या कर रहा हूं इधर? मुझे कुछ नहीं, बस एंटर की प्रेस करना है, द कोड दैट लाइन विल गेट एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली। That's why Python don't fall under compiled and interpreted. It fall under interpreted. As soon as I press enter, compilation will be automatically done by the Python compiler. Am I clear? By the way, मेरा लास्ट वाला फीचर सबको समझा ना? Why it is called as dynamically typed? टाइप देने की जरूरत ही नहीं है, वो डायनामिकली लेगा डिपेंडिंग अपॉन आपने उसको क्या वैल्यू दिया है। यू गॉट द फीचर्स ऑफ पाइथन? सबको समझा? यार भाइयों इसको लिख लेंगे आंसर को, क्योंकि ओरल प्रैक्टिकल में पूछा जाएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते। सब्जेक्ट का नाम तो आपको पता ही है, स्किल बेस्ड लैब कोर्स पाइथन प्रोग्रामिंग। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू पाइथन। हर ब्रांच का मतलब कंप्यूटर का, आईटी का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, एक सीसी का थोड़ा थोड़ा स्लाइड स्लाइड सा सिलेबस ना अलग अलग। मैं इधर सारे टॉपिक लूंगा। इट मे पॉसिबल मैं एक टॉपिक ले रहा हूं जो आपके ब्रांच को नहीं रहे, लेकिन अभी अपने को पढ़ना है। अल्टीमेटली इसको ना स्टूडेंट मैं तो बोलूंगा, आप इसको एज अ सब्जेक्ट की तरह मत पढ़िए, आप इसको एज अ कोर्स की तरह पढ़िए कि भाई मैं पाइथन का एक क्लास लगा दिया, मुझे पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ना है। तो डोंट लर्न लाइक मुझे एग्जाम क्लियर करना है, लर्न कि मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना है। इज दैट क्लियर? इसका एक है ना पाइथन का कोर्स भी आता है, पाइथन कम्युनिटी का ही कोर्स है। जैसे जावा कैसे ओरेकल का है, वैसे पाइथन इज बिलोंग टू पाइथन कम्युनिटी। तो पाइथन कम्युनिटी का कोर्स है पी कैप करके, PCAP। पी कैप का जो सिलेबस है वही सिलेबस हम लोग इधर पढ़ने वाले हैं। सो इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड, इट्स अ वेरी गुड वेल नोन सर्टिफिकेशन कोर्स। जैसे जावा का OCJP वगैरह कोर्स होते हैं, मतलब जो इंडस्ट्री प्रिस्क्राइब कोर्स होते हैं। तो ये कोर्स होने के बाद आपके समर वेकेशन में आप वो पीकैप का भी सर्टिफिकेशन एग्जाम दे सकते हो।
मेरा गारंटी है कि अगर आपने पूरा पढ़ा, आप पिकअप का एग्जाम क्लियर कर सकते। समझा? तो रिकमेंडेड है वो करना। चलिए, फीचर्स ऑफ पाइथन कंप्लीट कीजिए इसको।
हो गया। हो गया सर। डन? यस सर। ओके, आप सबका हुआ लिख के? Shall we proceed? सर व्हाट्स ओपीपी? OP, Object Oriented Programming Features. थैंक्स सर। ओके गाइस, चलिए, मैंने जैसे बोला था आज ना कुछ बेसिक प्रोग्राम देखेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली नीडलेस टू से प्रोग्राम ऐसे एग्जाम में या कोई ऐसे पूछेगा ऐसा नहीं है, बट हाँ, ये प्रोग्रामिंग से ना आपको पाइथन का एक स्टाइल समझ में आ जाएगा कि भाई ये लैंग्वेज होता कैसे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। आप क्वेश्चन लिखोगे नोटबुक के अंदर तो भी चलेगा। राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज इवन और ऑड। अच्छा, क्या करना है प्रोग्राम के अंदर मुझे आपको पूछने की जरूरत नहीं है, बरोबर ना? आपको तो समझ में आ गया क्या करना है मुझे प्रोग्राम के अंदर। मुझे एक बात बता सकते हो, यूजर से कितने नंबर मुझे एक्सेप्ट करने पड़ेंगे? एक ना। और वो क्या चेक करके बताना है मुझे? वो इवन है बरोबर। या मतलब ऐसा मोटा मोटी बोलू चलेगा, यूजर से एक इंटीजर लूंगा और मुझे चेक करना है कि वो इवन है या ऑड है, और बरोबर। चलिए स्टार्ट यस करते हैं। हाँ, एक मिनट, अभी पहले ध्यान दो इधर सर। मुझे एक यूजर से इंटीजर नंबर लेना है और चेक करना है कि वो इवन है या ऑड है। अच्छा दोस्तों, वैसे तो मैंने पाइथन का आपको ये एप्लीकेशन बताया, ठीक है। इसको मैं फिलहाल के लिए बंद कर देता हूं, फाइन। या एक काम करता हूं, इसको चालू रख के एक नया एप्लीकेशन ओपन करता हूं आपके सामने, ठीक है। वैसे तो मैं इसके ऊपर भी प्रोग्राम लिख सकता हूं, लेकिन अगर इसके ऊपर मैंने प्रोग्राम लिखा तो वह लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा। नॉर्मली अपना एक ह्यूमन टेंडेंसी क्या होता है, लाइन बाय लाइन नहीं होना चाहिए एग्जीक्यूट। मैं पूरा प्रोग्राम लिखूंगा, पूरा एकदम पूरा, और बाद में तो उसको एग्जीक्यूट कर। एग्री कर रहे हो मेरे से? यू कैन डू दैट। आपने देखा ना प्रीवियस विंडो में क्या हो रहा था, मैं जस्ट प्रिंट लिख रहा था, एंटर दबा रहा था, प्रिंट कर रहा था। लाइन बाय लाइन नहीं चाहिए मुझे। आई वॉन्ट पूरा प्रोग्राम एक साथ एंड में एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा पता है, इस विंडो को ओपन करने के बाद फाइल दिख रहा है सबको, फाइल मेन्यू, फाइल मेन्यू के ऊपर क्लिक करो, न्यू फाइल। इसको हम लोग बोलते हैं पाइथन का एडिटर। इस एडिटर के ऊपर अगर आपने कोड लिखा ना, तो वो एट द एंड एक साथ एग्जीक्यूट होगा। आई वॉन्ट दैट गाइज। तो स्टूडेंट मैं एडिटर के ऊपर ये प्रोग्राम लिखूंगा, चलेगा सबको? चलिए फिर से एक बार वही क्वेश्चन, कितने नंबर एक्सेप्ट करने रे यूजर से? एक एक नंबर। नंबर एक्सेप्ट करना है, बरोबर। आपको तो पता है वो सी में एक्सेप्ट करने के लिए प्रिंट एफ, स्कैन एफ वगैरह लिखना पड़ता है, बरोबर। पाइथन इज सिंपल, बरोबर। तो पाइथन के अंदर अगर मुझे कुछ भी एक्सेप्ट करना है ना, तो उसके लिए ना स्टूडेंट इनपुट करके फंक्शन है। क्या नाम है फंक्शन का? मैंने बोला था ना, जो इनपुट नाम वही काम। इनपुट नाम से पता चलता है, इनपुट को एक्सेप्ट करने के लिए। क्या एक्सेप्ट करने के लिए? अ अच्छा, नंबर। इनपुट को एक्सेप्ट करते समय क्या आपको यूजर को कुछ मैसेज देना है क्या? यूजर को बोलना है क्या? हाँ, बोलना पड़ेगा ना यूजर को, एंटर अ नंबर करके। अरे भाइयों हाया ना, याद है ना सी में हम लोग लिखते थे प्रिंट एफ और उसके बाद स्कैन एफ लिखते थे। इधर दोनों को एक ही स्टेटमेंट के अंदर कंबाइन कर दिया। तो इनपुट, यूजर को मैसेज देना है क्या? हाँ देना है सर। क्या मैसेज देना यूजर को? एंटर नंबर। हाँ, रूल वही है, जो भी डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखूंगा वो एज इट इज मेरे आउटपुट विंडो में आएगा। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में मैं लिख रहा हूं एंटर अ नंबर इक्वल टू। आपने देखा स्टूडेंट मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिखा है? जो भी डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा वो एज इट इज आएगा। मतलब यूजर के सामने क्या मैसेज आएगा रे? एंटर अ नंबर इक्वल टू करके, बरोबर। एक्सपेक्टेड ये कि बंदा अभी उसके बाद क्या एंटर करेगा अपना, जोर से क्या एंटर करेगा? नंबर। जो उसको चेक करना है इवन है कि ऑड है। अच्छा, बंदा जो भी नंबर एंटर करेगा, इनपुट फंक्शन उसको एक्सेप्ट करेगा। एक समस्या है, जिधर आपको लगता है इजी इजी वह कुछ ना कुछ आ जाता है बॉम्ब। एक समस्या है, इनपुट जो भी एक्सेप्ट करेगा ना, वो बाय डिफॉल्ट एक्सेप्ट करेगा स्ट्रिंग फॉर्मेट में।
कौन से फॉर्मेट में, बट आपको तो पता है ना डायनेमिकली टाइप है, मुझे स्ट्रिंग लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने लिखा S1, S1 इज माय नॉर्मल वेरिएबल। आपने मैसेज डाला एंटर अ नंबर, बंदे ने नंबर डाला बराबर, इनपुट उसको एक्सेप्ट करेगा और S1 के अंदर भर देगा। तो आपने जो नंबर डाला किसके अंदर आ गया? गाइस S1 इज नॉर्मल वेरिएबल है, नाम कुछ भी चलेगा। किसके अंदर गया नंबर? हो किसके अंदर गया? ए, लेकिन प्रॉब्लम है कि S1 के अंदर वो नंबर जाएगा इन स्ट्रिंग फॉर्मेट। कौन से फॉर्मेट में गया? मतलब इजी है लिखना, लेकिन समस्या एक है कि जो भी एक्सेप्ट होगा, कौन से फॉर्मेट में एक्सेप्ट होगा? आप कुछ भी डालो, इंटीजर डालो, फ्लोट डालो, स्ट्रिंग डालो, वो जो भी एक्सेप्ट करेगा बाय डिफॉल्ट कौन से फॉर्मेट में एक्सेप्ट करेगा? स्ट्रिंग। एंड ट्रस्ट मी, ये प्रॉब्लम जावा का भी है। ड्यू टू सम सिक्योरिटी रीजन ये दोनों लैंग्वेज ना जो भी एक्सेप्ट करते हैं वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग फॉर्मेट में एक्सेप्ट करते हैं। तो मेरे समझदार स्टूडेंट को समझ में आ गया रहेगा, मेरा नंबर आया है मेरे पास, किसके अंदर है नंबर बताइए, लेकिन कौन से फॉर्मेट में? लेकिन मुझे अगर इवन ऑड चेक करना है तो आपको नहीं लगता मुझे नंबर इंटीजर में चाहिए? किसमें चाहिए? तो फिलहाल नंबर किसके अंदर है? वेरी गुड, किसके अंदर चाहिए? आपको नहीं लगता एक सीधा साधा मुझे कन्वर्जन करना पड़ेगा? किसको किस में? वेरी गुड, किसको किस में? अगर मुझे स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट करना है, अगर मुझे स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए इंट करके फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? इंट। कौन सा फंक्शन है? आपको समझ में आ गया? अगर फ्लोट में कन्वर्ट करना होता ना तो मेरे फंक्शन का नाम क्या होता पता है? फ्लोट। भाइयों किसको कन्वर्ट करना है इंटीजर में? तो मुझे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा S1। ये क्या करेगा पता है क्या? S1 को किस में कन्वर्ट करेगा? जिसको ना स्टूडेंट मैं किसी ना किसी इंटीजर वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकता हूं। ये लाइन सबको समझा क्या? क्या किस में कन्वर्ट होगा? और किसके अंदर आ गया? N। अगेन इंट एन नहीं लिखा, लेकिन समझ में आता है ना सबको, डायनेमिक टाइप है। N में कौन से फॉर्मेट में आ गया? कौन से फॉर्मेट में आ गया? इंटीजर। कंफर्म? पक्का? यस सर। बाउंसर तो नहीं गया ना? अच्छा, मतलब नंबर कहने से मेरे पास इंटीजर फॉर्मेट में आ गया, राइट? अभी इसको मुझे चेक करना है। क्या चेक करना है? क्वेश्चन क्या था? इवन है यार? कैन यू गाइस टेल मी नंबर को मैं इवन नंबर कब बोलूंगा यार? वेरी गुड, जब उसका रिमाइंडर क्या मिलता है मुझे? 0। क्या मिलता है उसका रिमाइंडर मुझे? रिमाइंडर के लिए आपको याद है क्या लास्ट टाइम सी के अंदर मॉड्यूलस था? इधर भी सेम है। मैंने बोला था ना सेकंड फीचर अपना वही था ना, सिंपल बराबर, इजी टू इंप्लीमेंट, राइट ना? कि सारे सी के तो फीचर है। तो हाँ, क्या बोला? किससे डिविजिबल होना चाहिए? वेरी गुड, किससे डिविजिबल होना चाहिए? तो कहना है सर मुझे उसके लिए कंडीशन लिखना पड़ेगा। कंडीशन के लिए मुझे लगता है इफ लिखते हैं ना हम लोग, हाँ या ना? क्या लिखना पड़ेगा मुझे बताओ, ट्राई मारो। इफ, हाँ, ब्रैकेट के अंदर ना स्टूडेंट, सी में ब्रैकेट के अंदर। पाइथन में ब्रैकेट सपोर्टेड ही नहीं है, कर्ली ब्रेस भी नहीं। आपने देखा मैंने कितना कर्ली ब्रेस यूज किया है क्या? नहीं, ब्रैकेट ही नहीं है। तो इफ स्पेस कंडीशन, स्टार्टिंग में हेवी जाता ही है क्योंकि आपने को सी की आदत है ना ब्रैकेट में लिखने की वगैरह, लेकिन ऐसे ये बहुत इजी लगने लगता है। इफ स्पेस कंडीशन, व्हाट वाज दैट कंडीशन? इफ एन मॉड्यूलस किससे डिविजिबल होना चाहिए? 2 से। अगर मुझे आंसर मिल रहा है 0, याद है ना वो चेक करने के लिए डबल इक्वल टू यूज करना पड़ता है, वो सी के अंदर भी था। इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, सिंटैक्स सुनो, सिंटैक्स सुनो, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, तो इफ के अंदर का पार्ट लिखने के लिए मुझे आगे देना पड़ता है कोलन। गाइस गाइस गाइस, सी याद करो, सी में स्कोप देने के लिए आपको कर्ली ब्रेस यूज करने पड़ते थे। इफ के अंदर का पार्ट है कर्ली ब्रेस के अंदर लिखते थे, एल्स के अंदर का पार्ट अलग कर्ली ब्रेस के अंदर लिखते थे। इधर मुझे देना पड़ता है कोलन। अभी ध्यान से देखो, मैंने क्या लिखा? इफ कंडीशन, मैंने किधर भी ब्रैकेट नहीं लिखा, देख रहे हो सब लोग? इफ कंडीशन कोलन, कोलन रिप्रेजेंट करता, अभी जो आगे लिखूंगा ना वो सब इफ के अंदर आएगा। तो आप नोटिस करो, जैसे मैं एंटर की प्रेस करूंगा मेरा कर्सर देखो अभी किधर ब्लिंक कर रहा है।
आपको नहीं लगता कर्सर एक छोटा सा स्पेस छोड़ के प्रिंट कर दे, ब्लिंक कर रहा है? मतलब ये मुझे बता रहा है कि अभी मैं जो भी लिखूंगा ना सब इफ के अंदर रहेगा। तो इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, मतलब नंबर इवन है या ऑड है? हाँ जी, तो प्रिंट होना चाहिए इवन नंबर करके। क्या लिखूंगा उसके लिए मैं? हाँ, आपको तो पता है प्रिंट करने के लिए तो प्रिंट करके स्टेटमेंट है। ब्रैकेट में आपको पता है ना, डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो भी लिखूंगा वो एज इट इज प्रिंट होगा। कैसे प्रिंट होगा? तो इधर लिखते हो प्रिंट डबल इन्वर्टेड कॉमा में इवन नंबर। देखो एकदम ध्यान से, मैंने किधर भी सेमीकोलन वगैरह नहीं दे रहा हूं, आपने देखा क्या? अच्छा, मैं फिर से एंटर प्रेस कर रहा हूं, फिर भी कर्सर किधर है बताइए? मतलब वो और एक्सपेक्ट कर रहा है क्या और कुछ इफ के अंदर लिखना है क्या? मुझे लगता है नहीं ना, और कुछ इफ के अंदर नहीं लिखना है। अभी मैं क्या लिखना चाहता हूं? बराबर क्या लिखना चाहता हूं? मतलब कहना से एल्स के लिए मुझे पीछे आना पड़ेगा, ये एल्स इफ के अंदर नहीं है, एल्स इफ का काउंटर पार्ट है, बराबर। तो मैं प्रेस करूंगा बैक स्पेस की। आपको दिख रहा है मेरा कर्सर अभी किधर ब्लिंक कर रहा है? गाइस समझा क्या? मतलब ऐसे बोलूं मैं चलेगा क्या? मैं अभी इफ के बाहर आ गया, अभी इधर मुझे लिखना पड़ेगा एल्स। नीडलेस टू से एल्स के आगे भी मुझे देना पड़ेगा कोलन। अभी आपका टेस्ट लेता हूं मैं, आपको क्या लगता है एल्स के आगे कोलन देने के बाद अभी जब मैं एंटर की दबाऊंगा मेरा कर्सर किधर ब्लिंक करेगा? एल्स के एग्जैक्टली नीचे या स्पेस देके? आवाज नहीं आ रहा है? स्पेस देख इसको ना हम लोग प्रोग्रामिंग टर्म में बोलते हैं इंडेंटेशन। इंडेंटेशन, रिपीट करो, क्या बोला मैंने? गाउटी लैंग्वेज Indentation. बोलोगे चलेगा, बट इसको आइडियली क्या बोला जाना चाहिए? इंडेंटेशन। तो मैं पूछना चाह रहा हूं अभी कर्सर इंडेंटेशन के साथ आएगा या बिना इंडेंटेशन के आएगा? इंडेंटेशन के साथ। क्योंकि वो रिप्रेजेंट करेगा कि अभी जो आप लिख रहे हो किसके अंदर का पार्ट है। तो एल्स के पास तो कंट्रोल कब आएगा पता चला ना, जब वो कंडीशन क्या हो जाएगा, विच सिंस द नंबर इज। तो एक काम करता हूं, पता ना मैं क्या करने वाला हूं अभी, रादर देन इवन नंबर मैं क्या प्रिंट करूंगा? ऑड नंबर। ऑड नंबर। आराम आराम से एक एक करके जाते हैं दोस्तों। हार्डली 4 लाइन का कोड है मेरा, सबको समझा? हेडर फाइल नहीं चाहिए, इंट मेन वॉइड मेन नहीं चाहिए, सीएलआर एससीआर गेट सीएच नहीं चाहिए, इंट ए कॉमा बी ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर करना नहीं चाहिए, बड़े बड़े ब्रैकेट्स नहीं चाहिए, सेमीकोलन अननेसेसरी नहीं चाहिए, जो बोलते हो वही चीज लिखना है। सर इज दैट क्लियर? मैं फिर भी बोलता हूं, दिखने से बहुत इजी लगता है, अभी जब पेपर पे लिखने जाओगे ना ट्रस्ट में बहुत डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड अपने को अभी सी की आदत है। वो बात अलग है आपको किसी भी चीज की आदत नहीं है, बट एक नॉर्मल प्रोग्रामर की बात करूं, भाई तो मैंने कोड क्या लिखा सबको समझा क्या? आईसीएससी इसके अंदर फिर आपको मैं शॉर्टकट बिटकट बताता जाऊंगा, फिलहाल तो सबको समझा एक एक लाइन का मतलब। रन कैसे करेंगे? पहले तो उसको सेव करना पड़ेगा, प्रोग्राम है ना पूरा, फाइल सर सेव एज, एक सेकंड लेट मी कंप्लीट द एंटायर कोड। सेव एज, डेस्कटॉप के ऊपर सेव करता हूं इसको, नाम कुछ भी दे सकते हो, नाम देता हूं इवन ऑड करके, बाकी डॉट वगैरह कुछ डालने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट उसका टाइप पाइथन फाइल सी है। तो जो सिंगल वर्ड का नाम है जो भी नाम है आप दे सकते हो, किधर भी सेव कर सकते हो, मैं डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर रहा हूं, सेव हो गया सेव। उसे उधर एक ऑप्शन आपको दिख रहा है रन करके, अभी आपको तो पता है मैंने ऑलरेडी 10 बार बोला है, इसको कंपाइल करने की जरूरत नहीं है ना, ऑटो कंपाइल हो जाएगा। आपको बस इसको क्या करना पड़ेगा, रन मॉड्यूल। पूछ रहा है मेरे से एंटर नंबर, कोई भी नंबर, 78 डाला मैंने नंबर, नंबर क्या है मेरा ये, तो क्या प्रिंट करेगा? इवन नंबर। दैट इज हाउ वी कैन एग्जीक्यूट द कोर्स। क्लियर सबको? समझा? प्लीज कंप्लीट द प्रोग्राम। हाँ, अभी कुछ डाउट है ढंग के तो मुझे पूछो। कॉलेज में ना सीधा इंपोर्ट और एंटर अ नंबर इज इक्वल टू ऐसे कराया था। S1 हम हमेशा लिखते हैं क्या आगे? वो चलेगा चलेगा, वो शॉर्टकट अभी नेक्स्ट प्रोग्राम में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है? अच्छा, आइए आपने खाली इतना बताने के लिए लिखा है कि वो स्ट्रिंग में जाकर स्टोर होता है। हाँ, जब बात अभी समझा।
डन। लिखते समय आपको जरा ध्यान से लिखना पड़ेगा, इंडेंटेशन के साथ। मतलब आपके प्रोग्राम में लिखने में समझ में आना चाहिए कौन सा पार्ट किसके अंदर आता है। एक और देखिए कोडिंग, ठीक है, हुआ सबका लिख के? अच्छा, नेक्स्ट वन। Write a program to find a largest among three integer। शायद ही ऐसा कोई बंदा बंदी रहेगी जिसने सी के अंदर ये कोड नहीं किया रहेगा। पता है ना सबको क्या करना है, मुझे क्या करना है दोस्तों? हाँ, मतलब मैं आपसे वो पूछना चाह रहा हूँ कि इधर मुझे इनपुट क्या लेने पड़ेंगे? 3 नंबर लेने पड़ेंगे मुझे, बरोबर। 3 नंबर मतलब 3 इंटीजर लूंगा, चलेगा ना? उसने इंटीजर बोला है, चलेगा। और तीनों में से क्या डिस्प्ले करूंगा? जरा जोश में बोलो। तीनों में से कौन सा नंबर डिस्प्ले करूंगा? लार्जेस्ट नंबर। शैल आई बिगिन? ठीक है, पेन नीचे रखिए, सब लोग का ध्यान इधर। 3 नंबर में से विथ योर परमिशन में इसी के अंदर चेंज करता हूं, बाद में इसको सेव कर दूंगा। 3 नंबर में से मुझे क्या डिस्प्ले करना है? लार्जेस्ट नंबर। अच्छा, इधर भी कहने से एक एक करके मुझे तीनों नंबर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फाइन। तो एंटर अ नंबर के बदले मैं इधर लिखता हूं एंटर फर्स्ट नंबर, बरोबर। अच्छा, ये पहला स्टेटमेंट पढ़िए, नंबर किसके अंदर एक्सेप्ट होगा बताइए? बरोबर, नहीं वेरिएबल का नाम पूछ रहा हूं। कौन से फॉर्मेट में? कौन से String, फॉर्मेट में? एंड string, बाद में आपको ही पता है उसको मुझे बाद में किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक लड़की ने अभी मुझे पूछा भी था, सर क्या हम इन दोनों स्टेटमेंट को सिंगल स्टेटमेंट के अंदर कंबाइन कर सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स यस। आपको क्या करना पड़ेगा पता है स्टूडेंट्स? सेकंड स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, सेकंड वाला पार्ट करता है एन नहीं, इधर नाम देते उसको ए, एंड ये पूरा पार्ट में हटा दो, चलेगा ना स्टूडेंट? नाम क्या दिया मैंने इसको? ए। yes, क्या लिखा एक बार पढ़िए, ए इज इक्वल टू ए। int S1, अगर मैं ना इन दोनों को सिंगल स्टेटमेंट के अंदर कंबाइन करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा पता है? कहने से S1 का ये वैल्यू है, बरोबर। आपने लिखा S1 इज इक्वल टू दिस, उसको डायरेक्ट यहां से करना पड़ेगा कट, ये S1 का वैल्यू है, बरोबर। एंड सेकंड वाले स्टेटमेंट में S1 के बदले डायरेक्ट उसका वैल्यू लिखना पड़ेगा। अभी मुझे पहला लिखने की जरूरत नहीं है। एक मिनट, मतलब क्या होगा पता है? एंटर फर्स्ट नंबर, इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, नंबर एक्सेप्ट करेगा। कौन से फॉर्मेट में एक्सेप्ट करेगा? स्ट्रिंग। इंट किस में कन्वर्ट करेगा और किसके अंदर भर देगा? नहीं समझा? तो हम लोग आगे से ये करने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि तो हर बार दो दो स्टेटमेंट लिखने में कोई तुक नहीं है, बराबर ना? समझा? क्या हुआ मुझे बताइए? हमने नंबर एक्सेप्ट कर लिया स्ट्रिंग फॉर्मेट में, तुरंत उसको किस में कन्वर्ट किया और किसके अंदर भर दिया? तो ए integer के में अंदर नंबर और A कौन में से फॉर्मेट में है? integer, कौन से फॉर्मेट में? विथ integer, योर परमिशन, ऐसा बोलता हूं, परमिशन मांग नहीं रहा हूं। विथ योर परमिशन इसको मैं और 2 बार पेस्ट करता हूं, पता ना क्यों? हाँ, second ये और third चेंजेस number, बोलो। एक को नाम दूंगा बी, B, तीसरे को नाम दूंगा सी। एंटर फर्स्ट नंबर के बदले इधर क्या आएगा? एंटर second सेकंड। number, अभी ना दोस्तों एक मिनट, अभी ये दूसरा प्रोग्राम है, इसके लिए मैं आपको सेपरेट सेपरेट एक्सेप्ट करके बता रहा हूं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको वो तरीका भी बताऊंगा जिधर मैं डायरेक्ट लिखूंगा एंटर 3 नंबर्स, बंदा 3 नंबर डालेगा और वो 3 एक साथ एक्सेप्ट हो जाएंगे। समझा? स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। ये वाले तो सबको समझा ना मैं क्या कर रहा हूं। और इधर क्या आएगा? एंटर थर्ड नंबर। क्या हुआ, सबको समझा क्या रे? नंबर किस किस के अंदर आगे बताइए? आवाज नहीं आ रहे? और कौन से फॉर्मेट के अंदर आगे? कौन से फॉर्मेट में आगे? अभी इनमें से आपको क्या डिस्प्ले करना है बताइए? तीनों में से क्या डिस्प्ले करना है मुझे? तीनों में से मुझे डिस्प्ले करना है लार्जेस्ट। मैं थोड़ा सा ना लेफ्ट राइट कर देता हूं, मतलब क्या है, मैं राइट साइड में मेरा रफ वर्क भी करूंगा, लेफ्ट साइड में मेरा कोड भी करूंगा।
आपको पता है आपके पास नंबर है ए, बी और सी, तीनों में से आपको क्या डिस्प्ले करना है? आप मुझे बोलो, एकदम सिंपल सी बात है, ए को मैं लार्जेस्ट कब बोलूंगा? अरे ए लार्जेस्ट है, बराबर। जब वो किस किस से बड़ा रहेगा, बी और मतलब सी ए से। बी से भी बड़ा होना चाहिए, एज वेल एज ए सी से भी बड़ा होना चाहिए। सुना क्या क्या मैंने बोला? एज वेल एज, मतलब कहने से मुझे कंडीशन लिखना है, इफ, को पता नहीं ब्रैकेट नहीं होता ना, इफ ए, अभी ऑपरेटर वगैरह यार आपको पता होने चाहिए, इतना है, हमने सी के अंदर पढ़ा है, ए ग्रेटर देन बी एज वेल एज, आपको याद है सी के अंदर आपको लिखना पड़ता था डबल एम्परसेंड। हेलो, हाया ना? अभी पाइथन की यस अच्छी बात सर। क्या पता है क्या, पाइथन बोलता है ना हमेशा, ए तू जो बोलता है ना वही लिख। सी होता ना तो मुझे लिखना पड़ता डबल एम्परसेंड। आपको पता है सी में एंड के लिए मुझे लिखना पड़ता है डबल एम्परसेंड। किसको याद है और के लिए क्या लिखना पड़ता था मुझे? डबल लाइन, बरोबर। नॉट के लिए यस मुझे क्या सर। लिखना पड़ता था? एक्सक्लामेटरी साइन। याद करो, आया ना? पाइथन बोलते हैं क्यों, जो बोलते हो ना वही लिखो। तो ए ग्रेटर देन बी, समझा? ए ए ग्रेटर ग्रेटर देन देन सी। सी। यू गॉट दिस कंडीशन गाइस? बाय द वे क्या लिखा मैंने, सबको समझा क्या? एक बार पढ़ के बताना मुझे, ये कब ट्रू रहेगा? जब ए किससे बड़ा रहेगा? बी से भी बड़ा रहेगा एज वेल एज। सी से। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो सबसे बड़ा कौन है? बरो कौन है? ए। तो कौन प्रिंट होना चाहिए? गाइस ए। गाइस गाइस, मैं प्रिंट ऐसे करना चाहता हूं, मैं प्रिंट करना चाहता हूं ए का वैल्यू इज लार्जेस्ट। तो उसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा पता है क्या? प्रिंट। मैंने आपको नियम क्या बोला था? जो भी डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे वो एज इट इज, जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखोगे उसका वैल्यू प्रिंट होगा। तो मैं चाहता हूं पहले ए का वैल्यू इज लार्जेस्ट एज इट इज। तो कहने से ए को मैं बिना डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखूंगा। ए मैंने बिना डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, मतलब ए का क्या प्रिंट होगा यहाँ पे? बराबर, ए का क्या प्रिंट होगा? वैल्यू। डबल इन्वर्टेड कॉमा में इज लार्जेस्ट। ए समझा मैंने क्या लिखा क्या? ए मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखा है, तो ए का क्या प्रिंट होगा और बाद में क्या प्रिंट होगा? बराबर, क्या प्रिंट होगा? इज लार्जेस्ट। एंड गाइस, जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में है और जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में नहीं है उनको एक दूसरे के साथ सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है प्लस। तो प्लस इज अ सेपरेटर। तो ए का वैल्यू इज लार्जेस्ट, सेपरेट करने के लिए बीच में कौन? प्लस। याद करो सी में सेपरेट करने के लिए कॉमा था, प्रिंटफ एडिशन इज इक्वल टू डबल इंटू कॉमा कॉमा ए। इधर सेपरेट करने के लिए कौन है? प्लस। और हर जगह प्लस। यस, यू गॉट दिस पॉइंट? समझा? एक बार प्लीज मेरे तसल्ली के लिए, क्या प्रिंट होगा रही है? क्या प्रिंट है? वैल्यू वैल्यू ऑफ इज ए इज लार्जेस्ट, बरोबर है। अच्छा, और कुछ इफ के अंदर चाहिए क्या मुझे? नहीं ना, तो कहने से बाहर आ गया मैं। अच्छा, इफ के बाहर आ गया मतलब इफ का कंडीशन फॉल्स है। अरे हाया ना, इफ का कंडीशन फॉल्स है मतलब क्या? कौन बड़ा नहीं है? जरा जोर से, कौन बड़ा नहीं है? मतलब इफ के बाहर आ गया मतलब कौन कौन बड़ा है अभी? मतलब अभी कंपटीशन किन दोनों में होना चाहिए? सिर्फ। तो उसके लिए कंडीशन क्या लिखोगे? एल्स के सामने कंडीशन होता, बरोबर। आपको याद है सी के अंदर इसके लिए होता था एल्सिफ। गाइस यू रिमेंबर एल्सिफ लैडर? बराबर ना, क्या होता है उसके लिए? मेरे पाइथन में, अभी पाइथन को भी क्या जरूरत थी पता नहीं चेंज करने की, लेकिन पाइथन में एल्सिफ के बदले अपने को लिखना पड़ता है एलिफ। ई अभी लिख देता है एल्सिफ, उसको क्या खुजली थे पता नहीं। एलिफ है इधर, एलिफ एलिफ एलिफ, एल्सिफ की तरह काम करता है एलिफ। एलिफ के पास कंट्रोल कब आएगा पता चला क्या? जो ऊपर का कंडीशन क्या हो जाएगा? बराबर, ऊपर का कंडीशन
false, मतलब क्या, false, ए बड़ा, तो बच्चे कौन कौन, तो अभी कह रहे उन दोनों को ही कंपेयर करूंगा, तो एलिफ के अंदर, सॉरी सॉरी ब्रैकेट डाला मैंने, हाँ एलिफ के अंदर कंडीशन क्या आएगा, बी ग्रेटर देन सी, नहीं बच्चे सी बी और सी ना, तो उसमें भी बी बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन है, अरे बोलो, आपको नहीं समझा क्या मैंने क्या लिखा, मुझे बोलो ना, एलिफ के पास कंट्रोल कब आएगा, जब पिक्चर से कौन चला गया, A, तो बच्चे कौन, सिर्फ B और C, कंपेयर किया मैंने, उसमें भी ये कंडीशन ट्रू है, मतलब कौन बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन है, B आवाज बड़ा नहीं आ है, रहा है, कौन है सबसे बड़ा, चलो B, प्रिंट करो, बोलो मैं क्या लिखूंगा इधर, print प्रिंट, हाँ क्या, B ई, plus वेरी गुड वेरी गुड, double डबल inverted इन्वर्टेड comma कॉमा में is इज largest. लार्जेस्ट, नहीं समझा, पक्का, फिर से Yes, पीछे आके sir. अभी मैं लिखता हूं एल्स, Else, ये तो बोलो एल्स के पास कंट्रोल कब आएगा, जब कहने से ये वाला जब B कंडीशन भी फॉल्स रहेगा, मतलब false कौन है, बड़ा नहीं है, मतलब बच्चा B कौन, और तो बोलो ना भाई क्या लिखूंगा मैं उसके लिए, वेरी गुड प्रिंट, C आप थोड़ा सा plus अलग तरीके से इस बार प्रिंट करेंगे, तो ऐसे खुज लिया मेरे में, इस बार प्रिंट करेंगे कुछ इस तरह से, लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू सी का वैल्यू, बता पाओगे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, हाँ क्या लिखना पड़ेगा, वेरी गुड, लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू किसका वैल्यू, सी का वैल्यू ना, तो क्या, plus C plus वेरी C गुड प्लस सी, जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में है और जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में नहीं है, उनको सेपरेट करने के लिए हर बार क्या यूज करना पड़ता है, प्लस, plus सर यस 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 ऑफ कोर्स, मतलब इसके बाद कुछ और प्रिंट करना है तो फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमा फिर प्लस, चलेगा चेंज, हो गया, खत्म खत्म, समझा, सर पक्का, एक दो मिनट, दो तीन चीजें मुझे इधर आपको बतानी है, वो एंड के बदले मैंने ए एंड डी लिखा, आपने नोटिस किया, एलसिफ लैटर को इधर एलिफ लैटर बोला जाता है, यू अंडरस्टूड दिस, इंडेंटेशन का yes sir. यूज सबको एकदम क्लियर है, मैंने किधर भी Yes, ब्रैकेट वगैरह यूज नहीं किया ना, कर्ली ब्रेस वगैरह, सब जगह मैंने इंडेंटेशन स्पेस यूज किया है स्कोप को डिफाइन करने के लिए, यू अंडरस्टूड मैंने क्या क्या बोला है, अच्छा yes sir. वो इंट और इनपुट को मैंने एक ही स्टेटमेंट के अंदर कंबाइन किया, यू अंडरस्टूड दैट, पक्का, लेट मी सेव द कोड इन फ्रंट ऑफ यू, लार्जेस्ट अमंग थ्री, ऐसा करके रैंडम नाम देता है, ठीक है, रन करेंगे इसको, कंपाइल तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा, राइट, अच्छा जब मैं रन करता हूं ऑटोमेटिकली कंपाइल हो जाता है, तो इनकेस अगर कुछ एरर है तो वो एरर अपने को उधर की उधर ही बताएगा, आई डोंट थिंक अपने प्रोग्राम में कोई एरर है, तो डायरेक्ट फटाक से रन हो गया, एंटर फर्स्ट नंबर एनी नंबर 34 56 23, हु इज लार्जेस्ट, मतलब 56 बरोबर, कहने से नहीं? इधर इंटीजर और स्ट्रिंग दोनों को प्रिंट कर रहे हैं ना, तो प्रिंट करने के लिए यूज करो कॉमा, हाँ, तो अब दोनों को प्रिंट कर रहे हो ना इधर, फाइल तो सेव, समझा नहीं क्या मतलब, एक मिनट बताता हूँ, एंटर फर्स्ट नंबर 23 56 13 सपोज, 56 इज लार्जेस्ट, रीजन क्या है पता है क्या, ये बराबर है ना आउटपुट, पहली बात तो रीजन ये है कि आप ना एक ही स्टेटमेंट में इंटीजर भी प्रिंट कर रहे थे, स्ट्रिंग भी प्रिंट कर रहे थे, तो प्लस यूज करके हम लोग उनको कॉन्केटिनेट नहीं कर सकते, तो दो अलग अलग टाइप के कॉन्केटिनेट करने हैं ना, आपको यूज करना पड़ता है कॉमा, तो अब ऐसे समझ के चलो, यूज कॉमा एज अ सेपरेटर, डोंट यूज प्लस एज अ सेपरेटर, यू अंडरस्टूड, हाँ अगर ऐसा होता कि ये भी स्ट्रिंग है ये भी स्ट्रिंग है, तो फिर आप प्लस यूज करके उनको मर्ज कर सकते थे, नहीं समझा अभी भी, समझा, बहरहाल आप ऐसा पकड़ के चलो कि जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में है और जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में नहीं है, उनको सेपरेट करने के लिए क्या यूज करोगे, कॉमा,
गाइस यू अंडरस्टूड मी? पक्का? अच्छा, और Yes, अभी sir. कुछ डाउट किसी को इधर? No, sir. सर अंडरस्टूड? एक चीज पूछना था, यहाँ पे हम लोग ने वैसे क्यों नहीं लिखा है जैसे हमने उसमें लिखा था ना, पहले वाले में क्या? ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी लिखा है, दूसरे में हम लिखते थे बी ग्रेटर देन सी एंड बी ग्रेटर देन ए। अरे लेकिन दूसरे में गए मतलब ए तो पिक्चर से निकल ही गया था ना, तो ए को अननेसेसरी कंपेयर करने का मतलब क्या है? ए अगर लार्जेस्ट नहीं रहा तो फिर बी के साथ तो ए कंपेयर। लार्जेस्ट नहीं तो ए को कंपेयर करने का मतलब ही नहीं ना, अपने को लार्जेस्ट नंबर ही चाहिए ना बेटा। तो ए नहीं है तभी तो मैं एलिफ के पास गया, मतलब ए तो पिक्चर से निकल ही गया, तो बचे से बी और सी। चलो कंपाइल टाइम एरर देता है, वो भी टेस्ट हुआ अपना, वो देखा ना एरर कैसे दिखता है। तो सर अगर वैसे लिखा होता तो कुछ प्रॉब्लम होता है, लिख सकते थे वैसे भी। नहीं ना, जब स्ट्रिंग को प्रिंट करेंगे तभी लिख सकते हैं, अदरवाइज आप कॉमा यूज करो, कॉमा यूज करो। नहीं नहीं जावा में नहीं, चलता है, जावा तो में मैं प्लस यूज बोला होता है ना कि सेपरेट करने के लिए। आपने वो ए को पिक्चर से हटा दिया ना, अगर मैं रखती भी अगर उसको एंड बी चलेगा ग्रेटर। चलेगा चलेगा, वो भी चलेगा। हाँ ठीक है सर, यहाँ पे एक इंटीजर हो रहा है, एक स्ट्रिंग प्रिंट हो रहा है, इसके लिए कॉमा ना, प्लस नहीं ना। हाँ, अगर दोनों स्ट्रिंग होता तो प्लस यूज मैं करते प्लस वैसे। के थ्रू भी कर सकता या कॉमा के थ्रू भी कर सकता। डन। एक दो Yes, सिंपल sir. सिंपल सी चीजें मुझे आपको ये भी बतानी है, पाइथन के अंदर क्या होता है उनका, ये हुआ ना सबका लिख के? जैसे अभी हमने नोटिस किया, वो डबल एम्परसेंड एंड के बदले मुझे इधर वर्ड में लिखना पड़ता है एंड। वैसे एक दो और भी चीजें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी पाइथन का प्रोग्राम करते समय, एंड दे आर टू सिंप्लीफाई द कोडिंग ओनली। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है, अगर सी में मैं 5/2 करता, आंसर क्या मिलता मुझे? आंसर 2 मिलता या 2.5 मिलता? वो मिलता। बरोबर, क्योंकि आपके टीचर ने आपको पढ़ाया रहेगा। सी में अगर न्यूमरेटर भी इंटीजर है, डिनोमिनेटर भी इंटीजर है, तो आंसर इंटीजर में मिलेगा। बरोबर, ये सी की बात कर रहा हूं। पाइथन का ऐसा नहीं है, ये पाइथन तो डायनामिकली टाइप्ड है ना स्टूडेंट। तो पाइथन के अंदर सपोज अगर मैंने 5/2 किया, मुझे आंसर क्या, ये क्या हुआ, सॉरी, पाइथन के अंदर पाइथन के अंदर अगर मैंने 5/2 किया, मुझे आंसर मिलेगा 2.5। तो जो है वही आंसर देता है। अच्छा, कभी कभी ना मुझे आंसर 2 ही चाहिए होता है, हो सकता है ना कोई ऐसा सिचुएशन आ गया मेरे पास कि मुझे 2.5 नहीं, मुझे इंटीजर ही आंसर चाहिए। तो उसके लिए पाइथन के अंदर आपको लिखना पड़ता है 5/2। If you write 5/2 ना, you will get integer division। गाइस मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, सबको समझा मैंने क्या बोला?
हेलो, क्लियर है सबको? दूसरा चेंज, अगर सपोज मैंने लिखा 3 into 2, बराबर सबको पता है मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर है, कहना इससे मल्टीप्लीकेशन होगा। आंसर क्या मिलेगा मुझे बताइए? बराबर क्या मिलेगा आंसर? 6, बराबर। हाँ, लेकिन अगर मैंने 3**2 लिखा, इट इज एक्चुअली 3^2, मतलब उसी में पाव भी सब यूज करना पड़ता था। आप इसको डबल मल्टीप्लाई करके, मतलब डबल स्टार करके आप डायरेक्ट कर सकते हो, आपको आंसर मिलेगा 9 आता है ना आंसर 3² का। सबको समझा? तो डबल स्लैश भी अलाउड है, यहां पे डबल स्टार भी अलाउड है। डबल स्लैश इंटीजर डिवीजन देगा, डबल स्टार पावर देगा। अच्छा, आपको पता है कि नहीं पता नहीं, सी में नॉर्मली बहुत कम सिखाते हैं लोग। अगर सी में मुझे कमेंट लिखना ना, कमेंट पता है सबको? डबल स्लैश करके मुझे कमेंट लिखना पड़ता है, बरोबर। और मल्टीपल लाइन का कमेंट है तो मुझे स्लैश स्टार कमेंट लिख के स्टार स्लैश लिखना पड़ता है, बरोबर। पाइथन के अंदर अगर मुझे कमेंट लिखना है तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ता है हैश। सी में हैश का आपको पर्पस पता रहेगा क्या था, हेडर फाइल के लिए। इधर हैश मतलब कमेंट है, मतलब हैश लिख के आपने जो भी लिखा ना, दैट विल कंसिडर्ड एज कमेंट। सर अगर मुझे मल्टीपल लाइन का कमेंट लिखना, मतलब कमेंट बहुत बड़ा है, मल्टीपल लाइन में जाना है, तो उसके लिए 2 ऑप्शन है आपके पास, 3 ऑप्शन है रादर। आइदर हर लाइन के पहले क्या यूज करो, हैश, वो कमेंट ही माना जाएगा, या फिर क्या करना है पता है, 3 बार डबल इन्वर्टेड कॉमा। डबल इन्वर्टेड कॉमा समझ में आता है? आपका कमेंट क्लोज करते समय भी 3 बार डबल इन्वर्टेड कॉमा। हेलो गाइस, यू अंडरस्टूड? या फिर तीसरा ऑप्शन, 3 बार सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, कमेंट 3 बार सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। आई होप जो मैं बोलना चाह रहा हूं, ये मैंने क्या गंदा डिजाइन बनाया, सबको समझा, अंडरस्टूड? नोटबुक के ऊपर वाले हिस्से में लिखने वाले स्टेटमेंट सही है, आप अपने हिसाब से लिख के रखो। नहीं, 3 टाइम नहीं चलता, कुछ भी डालोगे ऐसा थोड़ी चलेगा। तो पावर वाला दोबारा समझा सकते हो, कितने बार स्टार डालने कैसे पता चला? 2 बार स्टार डालेंगे तो रेस 2 करेगा उसका। 3 बार डाला तो रेस 3। 3 बार नहीं चलता रे, कुछ भी तुम 4 बार डालोगे, 5 बार डालोगे, थोड़ी चलेगा ऐसा। डन, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। विल स्टॉप हियर टुडे, विल कंटिन्यू नेक्स्ट फ्राइडे। चला, सर एक मिनट, सर एक सर मिनट। हाँ बोलिए। सर एक डाउट था मुझे। सर बोलना। आपने डेटा स्ट्रक्चर के लिए ये करने बोला था ना, पॉइंटर्स वगैरह रिवाइज करने बोला था। तो सर हाँ, एक डाउट था कि फंक्शन में जो हम कॉल देते थे, एलिमेंट्स को भेजते थे, तो हम लोग वहां पे जो भी करते थे वो खुद ही फंक्शन कॉल में हो जाता था ना। तो पॉइंटर्स में आपने वो एड्रेस यूज करके, मतलब वो वाला जो आपने करा है स्वैप वाला प्रोग्राम। वो करना पड़ेगा कॉल बाय रेफरेंस। हाँ, तो वो डिफरेंस मैं समझी नहीं, मतलब ये देख के मुझे लगा मैंने फंक्शन में कुछ गलत पढ़ दिया क्या, ऐसे हो देखिए, गया? आप जितना हो सके उतना पढ़ो, बाद में अभी जब डेटा स्ट्रक्चर का लेक्चर आएगा तब देखते हैं। सर हाँ बोलो। सर वो ऊप्स यूजिंग पाइथन और ये पाइथन दोनों सेम ही है ना, सिर्फ नाम में वो फर्क था ना फिर? मुझे आवाज नहीं सुनाई दे रहा आपका, सॉरी। वो ऊप्स यूजिंग पाइथन और ये नॉर्मल पाइथन दोनों सेम ही है ना, सिर्फ वो नाम में फर्क है ना? हाँ, ओके, थैंक यू सर, वही पूछ रहा हूँ, कंफ्यूज।